मैं डॉक्टर मंजू मीना, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आज अपने लेंगे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। तो किन किन आधारों पर मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना जो है की जाती है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं जिनके आधार पर हम मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना जो है वो करते हैं। इसमें पहली जो आलोचना की जाती है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वह समाज का संकीर्ण विभाजन है। मार्क्स ने समाज का जो विभाजन किया है उसका आधार केवल आर्थिक आधार है। मतलब आर्थिक आधार पर वह समाज में दो वर्गों की बात जो है करता है। उसने समाज का जो है कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है वह नहीं किया है। और समाजशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना जो है वह सही नहीं है। मतलब कि समाज को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जो है जाति, धर्म, शिक्षा, कार्य या रंग, योग्यता और सामाजिक स्तर जो है इसके आधारों पर जो है बांटना चाहिए, अन्यथा समाज का अध्ययन जो है वह अधूरा रहेगा। तो समाज का जो विभाजन आर्थिक आधार पर करने के बाद जो मार्क्स के द्वारा की गई है उसे हम सही मान करके नहीं चल सकते हैं। दूसरी जो आलोचना की जाती है वह इस आधार पर की जाती है कि सामाजिक जीवन जो है वह सहयोग पर आधारित है, संघर्ष पर आधारित नहीं है। जैसा कि अरस्तु ने कहा भी था कि मनुष्य जो है समाज का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। समाज है, राज्य, ये मतलब स्वाभाविक संस्थाएं हैं, प्राकृतिक संस्थाएं हैं और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है इनमें रह करके कर सकता है और इसीलिए इनका सदस्य जो है वह बनता है। और सहयोग के आधार पर ही मनुष्यों की आवश्यकता की जो है पूरी हो सकती है। लेकिन मार्क्स ने अपना जो साम्यवादी घोषणा पत्र है उसमें यह लिखा था कि अब तक के समाज का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। परंतु मार्क्स का यह जो विचार है सही नहीं है, क्योंकि संघर्ष सिर्फ जंगल का नियम जो है वह हो सकता है, सामाजिक जीवन का नहीं। उत्पादन में जिसके आधार पर मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में बांटा है और उनमें संघर्ष की जो है बात उन्होंने कही है, पूंजीपति और श्रमजीवी वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है, संघर्ष की रही। अन्यथा अगर इनमें असहयोग ही बना रहेगा या संघर्ष ही बना रहेगा तो उत्पादन जो है वह संभव नहीं हो सकता है। तो सामाजिक जीवन जो है वह सहयोग पर आधारित है, संघर्ष पर आधारित नहीं है। इस आधार पर भी मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना जो है की जाती है। साथ में ही इसकी जो आलोचना की जाती है उसका आधार यह भी है कि मार्क्स ने मध्यम वर्ग की जो है उपेक्षा की है। उन्होंने समाज में दो वर्गों की ही बात कही। हमेशा से ही जो है अरस्तु के समय से लेकर आज तक मध्यम वर्ग ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह अदा की है। और पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स इस वर्ग के कार्यों से स्वयं जो है परिचित था, जबकि
इतना सब कुछ जानते हुए भी मार्क्स समाजवादी या साम्यवादी अवस्था में इस वर्ग की कल्पना जो है वह नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स ने हमेशा से ही दो वर्गों की बात कही है और इसीलिए उन्होंने मध्यम वर्ग का जो महत्व है उसको छिपाने का जो है प्रयास किया है। जहाँ तक मार्क्स का मानना है कि इतिहास जो है आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी है, तो इतिहास में संघर्ष जो है केवल आर्थिक कारणों से ही नहीं हुए हैं। मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य कारणों का भी जो है महत्वपूर्ण स्थान जो है रहा है, और बहुत सारे युद्ध तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण भी हुए हैं या धार्मिक कट्टरता के कारण भी हुए हैं। तो हम मार्क्स की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि इतिहास जो है सिर्फ आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी मात्र है। साथ ही मार्क्स ने जो दो वर्गों की बात कही है या समाज को दो वर्गों में जिस प्रकार से बांटा है, तो उस आधार पर इतिहास का इतना जो साधारणीकरण किया गया है उसे भी हम सही मान करके नहीं चलते हैं। यदि हम इसको स्वीकार भी कर लें तो इतिहास के जो अन्य तथ्य हैं, जैसे दो शाही परिवारों में संघर्ष, झगड़ा या आपसी झगड़े जो हैं और पोप और राजाओं के जो झगड़े हैं, उनको समझना जो है कठिन हो जाएगा और इनकी उपेक्षा करना जो है एक तरह से वास्तविकता से मुंह मोड़ने के समान जो है वह होगा। अन्य जो आलोचना मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जाती है वह यह है कि राष्ट्रीय तत्व जो है वह आर्थिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि मार्क्स जो है सिर्फ आर्थिक तत्वों पर ही बल देता है। क्योंकि पिछले दो जो महायुद्ध हुए हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक राष्ट्र के नागरिक भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गों के होने पर भी राष्ट्र की आपत्ति के समय, मतलब कि राष्ट्र जब भी मुसीबत में होता है, उसकी सुरक्षा जब संकट में पड़ती है, तो वह एक होकर के जो है कार्य करते हैं और उसमें पूंजीपति, श्रमजीवी, मध्यम वर्गीय सारे जो है मिल करके जो है उनका सामना जो है करते हैं। जिस आधार पर मार्क्स ने अन्य समाजवादियों को काल्पनिक कहकर के आलोचना की थी, जबकि मार्क्स स्वयं जो है उस कल्पना का शिकार जो है हो जाता है। मार्क्स ने पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में चल रहे संघर्ष में पूंजीवाद के पतन और सर्वहारा की विजय की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भविष्यवाणी ठीक नहीं हुई। तो भयंकर महायुद्धों के बाद भी पूंजीवाद का पतन जो है वो नज़र नहीं आता है, अपितु अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ जो है वो होती जा रही है। पूंजीवाद में जो अपने आप को सुधारने की जो प्रवृत्ति है वह उसे शक्ति जो है प्रदान करती है। मार्क्स की यह भविष्यवाणी भी गलत सिद्ध हुई कि राज्य का अंततः जो है लोप हो जाएगा। सोवियत रूस में राज्य की शक्ति कम होने के स्थान पर बढ़ी और बाद में सोवियत संघ का जो है विखंडन भी जो है हो गया और प्रजातांत्रिक समाजवाद के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय जो साम्यवाद का जो स्वप्न था उसको समाप्त नहीं किया। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत जो है एक तरह से निराशाजनक है, क्योंकि मार्क्स ने जो कल्पना की थी या मार्क्स ने जो सोचा था वह वास्तव में जो है पूरी तरह से जो है सही जो है साबित नहीं हो पाया है। धन्यवाद।